हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम क्लास में व्यापम के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? बहुत दिनों से क्लास नहीं लग रहा था, लेकिन आज के क्लास में मैं कुछ चुनिंदा सवाल लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये मान के चलिए कि हूबहू यही पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब समय बहुत कम बच गए, ये मान लीजिएगा 15 दिन का समय बच गया है। तो इन 15 दिन में आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, है ना? कैसे आप सवाल को डील करोगे, किस प्रकार के सवालों को देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है। क्लियर है? तो आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, ध्यान समझना। एक साइड आपके पास अनुपात ए बी और सी का अनुपात दे रखा है, और उसके उस साइड आपके पास ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए, इसका मान आपको क्या करना है, बताना है। मिलान करके आपको क्या करना है, बताना है भाई। बहुत ही प्यारा सवाल है, गजब का सवाल है। तो देखिएगा कैसे आपको डील करना है, ध्यान से देखना सवाल को। तो मैंने कहा यहाँ पर पहले सवाल में कि भाई यहाँ पर है क्या हमारे पास, मैंने कहा पहले वाले यदि ऑप्शन कथन की बात करें, हम यहाँ पर हमारे लिए कथन ही है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, ए अनुपात 2 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दिया गया है। ये दिया भाई। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर हमको ज्ञात करना है ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का मान क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। तो मैंने कहा यहाँ पर सिंपल सी बात कि ए का मान 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान कितना है दोस्तों, 3 है। तो मैं यहाँ पर मान को क्या कर दूंगा, रख दूंगा। ए का मान 1 और बी का मान कितना है, तो 2 रख दिया भाई। बी का मान 2 है और सी का मान कितना है, 3, तो 3 रख दिया सी के जगह। उसी प्रकार सी का मान 3 और ए का मान 1। क्लियर है दोस्तों? अब हम क्या करेंगे, हमको तो भिन्नात्मक अनुपात नहीं चाहिए, समझना मेरी बात, हमें भिन्नात्मक अनुपात नहीं चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो अंक होगा इसका एलसीएम निकाल लेंगे भाई। ध्यान समझना, नीचे वाले 2 3 और 1 कैल्शियम कितना होगा, तो आप कहोगे 2 3 और 1 कैल्शियम 2 3 6 होगा। क्लियर है? तो प्रत्येक पद में 1/2 में भी मैं 6 का गुणा कर दूंगा, अनुपात 2/3 में भी मैं 6 का गुणा कर दूंगा, अनुपात में यहाँ पर 3/1 में भी मैं कितने का गुणा कर दूंगा, यहाँ पर दोस्तों 6 का गुणा कर दूंगा। क्लियर है? अब जो जो डेटा कट रहा है उनको काट लीजिएगा। देखिएगा 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4, अनुपात 1 से कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो पहले वाले हमारे पास अनुपात के अनुसार क्या मान आना चाहिए, 3 अनुपात 4 अनुपात 18 आना चाहिए। तो पहला का हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। पहला का क्या होगा, सी ऑप्शन। हम चेक कर लेंगे कहां पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला ऑप्शन एकमात्र ऐसा है जहां पर पहला का सी दिखाई दे रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर पहला का सी हो। बाकी को भी आप सेम इसी प्रकार से क्या करना, डील कर लेना। अब ए अनुपात बी अनुपात सी के जगह 2 अनुपात 1 अनुपात 2 रखना, और ए बटे बी अनुपात बी बटे सी बटे अनुपात सी बटे ए का मान जैसे निकालोगे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? खैर मुझे यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक का सी आया था और केवल ये पहला ऑप्शन है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं कहा भाई ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये भी गजब का सवाल है ना? ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है भैया। ठीक है, अब यहाँ पर सुमेलित करके आपको बताना था, ये कॉलम 1 है और ये आपके पास कॉलम 2 है। कॉलम 1 के अकॉर्डिंग आपको कॉलम 2 का क्या करना है, मिलान करना है। क्लियर है? अब मैंने कहा एलसीएम, आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। किन किन संख्याओं का, 6 और 20 का हम क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम। तो मैंने कहा 6 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो आप भाग विधि से निकाल लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 2 से भाग देंगे भाई, 2 3 6 और ये 2 दाम 10 हो गया। अब भी 2 से जाएगा, 3 में तो नहीं जाएगा लेकिन इसमें 10 में जाएगा, 2 पंचे 10। अब एक बार 3 से भाग दे देते हैं, बच गया 5, और एक बार अब हम 5 से भाग दे देते हैं तो पूरा जगह क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो मैंने कहा 2 गुणा 3 गुणा 5, सभी अंकों का गुणा करने पर गुरुजों का 2 2 4 4 या 12 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। तो पहला का क्या होना चाहिए भाई, एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम, तो मैंने कहा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसी प्रकार 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या
जो 6 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो ऐसे ऐसे संख्या बताना है। एचसीएफ का मतलब ही होता है ऐसे बड़े से बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करना है जो दिए गए दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो आप ही बताओ कि यहाँ पर 6 और 20 को ऐसा कौन सा संख्या काट सकता है। तो मैंने कहा कि 6 और 20 को काटेगा तो हम अलग अलग ना लिखते हुए एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 दहम 10। अब कैसा कोई अंक है क्या जो 3 को भी काट दे और 10 को भी काट दे? तो आप कहोगे जी नहीं है ना। 3 और 10 को यदि कोई काट सकता है तो एक ही काट सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, मतलब बी का क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो आपके पास ऑप्शन है ये सही होगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर 9 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 9 और 20 में कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 9 और 20 का आपस में गुणा कर देंगे। तो आप कहोगे 9 दूनी 18 मतलब 180 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा और बचा आपके पास एचसीएफ लास्ट का हो जाएगा चौथा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। ऐसे सवाल आपको डील करना है, इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अब हर दिन आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक हर दिन आपके लिए एक है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10-12 क्वेश्चन का सीरीज है वो कंटिन्यू में लाते रहूंगा। क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य ही आपको पहचान करके बताना था। ठीक है भाई। अब कथन पहला क्या है वो ध्यान समझना। बोला जा रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से विभाज्य होता है। यदि मैं कोई दो प्राकृतिक संख्या लूं तो क्या उनका एलसीएम निकलेगा उनके एचसीएफ से क्या विभाजित होने वाला होगा कि नहीं वह होने वाला होगा। तो हमारे पास इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा, मैंने मान लो दो संख्या ले लिया 6 और 8। ठीक है भाई, ये दो संख्या मैंने ले लिया, क्या क्या है मेरे पास, 6 और 8। तो बताओ 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने कहा 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा भाई मेरे पास, मैंने कहा 24, है ना, क्योंकि 24 को 6 भी काट सकता है और 8 भी काट सकता है। ठीक है। और इसी 6 और 8 का मैं क्या लेना चाहता हूं, तो 6 और 8 का इस बार मैं एचसीएफ लेना चाहता हूं। ध्यान समझना, एचसीएफ। तो आप ही बताओ ऐसा कौन सा अंक होगा, और बड़ा से बड़ा अंक ना, छोटा छोटा नहीं लेना है, कि 6 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। तो आप कहोगे 6 भी कटे और 8 भी कटे, तो ऐसा केवल एक ही अंक होता है हमारे पास, 2। क्लियर है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से विभाजित होता है। तो आप एक चीज बताओ कि जो एलसीएम मुझे मिला है 24, क्या एचसीएफ से कटेगा। तो मैं कहूंगा कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा भाई, ये 12 बार में तो कट जाएगा। इसका मतलब जो पहला मेरे पास कथन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आया समझ में। फिर हम बात करते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। मैंने यदि ये दो संख्या लिया है, ठीक है, तो आप एक चीज बताओ, एचसीएफ और एलसीएम का योग बोला गया है। ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर क्या दिया गया है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या होता है, ना कि एलसीएम प्लस एचसीएफ। हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है ना, हमको पता है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ नहीं होता है ना, बल्कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा एल वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलत होगा। क्लियर है। फिर बोला गया है दो अभाज्य संख्याएं सहप्रिय होती है, ठीक है, को प्राइम होती है यदि उनका एलसीएम 1 हो। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ, यदि हम बात करें कोई भी दो संख्याएं सह मतलब कहा जाए तो को प्राइम कब होता है, सहभाज्य कब कहलाता है, जब उसका एलसीएम हो 1 हो तभी कहलाएगा क्या, नहीं। यदि मैं कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लूं, है ना, दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, मान लो 2 और मैंने 3 ले लिया, तो इनका एचसीएफ कैसे एक हो सकता है, आप ही बताओ भाई। इसका एचसीएफ तो 2 तिया 6 ना होगा, गुणा करके बड़ी से बड़ी संख्या होता है। हाँ भाई, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। 2 और 3 को यदि कोई काट सकता है तो केवल 1। तो भाई वहां पर एलसीएम नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एचसीएफ होना चाहिए था, तब हमारा करेक्ट होता। तो एम वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम नहीं हो सकता, ये एलसीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं के एलसीएम 1 तो नहीं आएगा। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो।
है ना, एक से बड़ा ही अंक आएगा। और यदि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है तो एलसीएम दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। इस चीज को भी आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? तो हम कहेंगे एम वाला कथन बिल्कुल बेबुनियाद है, बेकार है भाई। अब हम बात करते हैं दो संख्याओं का एलसीएम उन दोनों का सबसे छोटा समान भाजक होता है। अब ये आप जानते हो क्या भाई, हमने जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते तो हमको एक चीज बताया जाता है एलसीएम के बारे में और एक एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या होता है भाई? तो एलसीएम का सिंपल परिभाषा ये होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब जो भी संख्या दिया है उन संख्याओं के द्वारा विभाजित होने वाले सबसे छोटे जो अंक होगा, संख्या होगा, वो एलसीएम कहलाता है। अब एचसीएफ के परिभाषा सुनना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, ये क्या होता है? एचसीएफ। तो छोटी से छोटी संख्या कैसे हो सकता है? यहाँ पर शब्द आया छोटी से छोटी संख्या। भाई छोटी छोटी संख्या नहीं होती बल्कि ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है, याद रखना। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा एन भी मेरे लिए क्या है? गलत है। तो कौन सही है? तो भाई केवल पहला वाला कथन सही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल यार, ये गजब का सवाल है। ये मान लो कि एग्जाम में फंसेगा ही यार। आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी सवाल है, ये छपने वाला सवाल है। क्लियर है? मैं आपके लिए इतने सारे बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेकर आ रहा हूं, ठीक है, कि आप यदि पूरे सवालों को कर लो ना तो आपके एग्जाम में ये मान के चले 90% सवाल एकदम एक्यूरेट सही होने के चांसेस, यदि आप शिद्दत से सवालों को डील किए हो तो। क्लियर है? अब हम देखेंगे, एक सवाल है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनकर भाई बताना था। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से कोई ना कोई तो सही होगा भाई। तो हम पहला कथन देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर मान लो 6 अंकों की संख्या बना दी जाए। मैं चाहता हूं कि कोई भी 3 अंकों की संख्या लूं और उसको दोहराकर 2 बार जोड़कर कितने अंक बन जाएगा? मेरे लिए 6 अंकों की संख्या बन जाएगा। तो किससे विभाजित होगा? तो बोला गया है 1001 से, 13 से, 11 से और 7 से भाज्य होता है। क्या सही है भाई? तो हम एक चीज को नोट कर लेते हैं भाई। यदि मैं ये कहूं कि मान लो मेरे पास ए बी सी कोई संख्या है और इसको मैं दोहरा कर क्या कर रहा हूं? एक बार ए बी सी फिर एक बार ए बी सी करके लिख दिया। यही होगा भाई 6 अंक की संख्या मेरे पास, क्योंकि मैंने दोहरा दिया। अब मेरे पास कोई संख्या है 1 2 3 123, इसको मैं दोहरा कर लिखना चाहता हूं 123 123। क्लियर है? तो 123 123 जैसे लिखेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे? यदि मैं संख्या को ध्यान से देखूं तो 123 को मैंने कितने बार लिख दिया है? 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब यदि मैं 123 को बाहर निकालूंगा कॉमन के रूप में तो ध्यान समझना, अंदर में क्या बच जाएगा? 1, और 1000 स्थान के कारण 1 0, और फिर 100 स्थान के कारण है ना भाई, 100 स्थान, क्योंकि 1 के साथ होगा नहीं, 2 के साथ तो तीसरा लेना पड़ेगा, तो हमने 2 अंक 0 ले लिए, उसके बाद 1। तो भाई 123 को बाहर निकालने पर अंदर में क्या बच गया? हमारे पास 1001 बच गया। और 1001 जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 13 का, 11 का और 7 का मल्टीपल होता है। इस चीज को नोट करके रख लेना यार। जैसे मैं है ना यहाँ पर 123 2 बार था, वहां पर 123 को खींचकर जैसे मैंने बाहर लाया ना तो अंदर में क्या मिला मुझे? 1001। और 1000 के मल्टीपल मुझे इतना पता है कि 13 से भी 1000 करता है, 1001 करता है, 11 से भी करता है और 7 से भी करता है। तो भाई यदि मान लो 1001 कट रहा है तो सिंपल सी बात है वो 13 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो मेरा के वाला कथन जो होगा दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया भाई समझ में? अब हम बात करते हैं दूसरा वाला कथन। क्या बोला गया? 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी जाए। मान लो कोई भी मेरे पास 2 अंकों की संख्या है, अब उसको मैं दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाना चाहता हूं तो वह हमेशा 10 10 1 13 और 7 से विभाजित होता है क्या? तो मैंने कहा इसके लिए मैं कुछ करूंगा नहीं, ध्यान समझना मेरी बात को। दिख रहा है भाई सबको? ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब मान लो 2 अंकों की संख्या ए बी है, इसको दोहरा कर लिखना चाहता हूँ ए बी और ए बी 2 बार। मान लो मेरे पास 12 है तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा भाई, एक बार 12 और सॉरी 3 बार लिखेंगे ना दोहरा कर, ऐसे 6 अंकों की बनाएंगे तो 12 और ये 12 बन गया भाई 6 अंकों का। अब मैंने एक चीज नोट किया कि यहाँ से यदि मैं 12, यहाँ भी 12 12 है, तो यदि मैं 12 को खींचकर बाहर निकाल दिया तो अंदर में क्या बचेगा? तो भाई 12 कम 12 1 में जाएगा क्या? नहीं, तो उसके 0। अब ये हो गया 12, फिर 12 कम 12, फिर 1 में जाएगा क्या? नहीं, फिर 0, और फिर ये 2 अंक हो गया 12, तो ये 12 कम 12 कितना हो गया भाई? तो हम कहें अंदर में बच गया हमारे पास है ना 1 0 1
और 01। क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों 10,101 का मल्टीपल कौन कौन सा अंक होता है, तो आपको पता होगा 13 और 7 भी इसके मल्टीपल में शामिल होता है। तो मैं कह सकता हूं यदि कोई संख्या 10,101 से कटेगा तो उसके मल्टीपल द्वारा भी कटना पड़ेगा। मतलब यदि 13 और 7 उसके मल्टीपल है तो सिंपल सी बात है वो 13 और 7 से भी कटेगा। अतः मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एल वाला कथन भी जो होगा एकदम मेरा करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वाला, 2 अंकों को दोहराकर मान लो 4 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वह हमेशा 101 से भाज्य है। अब कोई 2 अंकों की संख्या ले लिया मैंने ए बी, और इसको दोहराकर मैं 4 अंक बनाना चाहता हूं ए बी और ए बी। ऐसे जैसे मैंने 12 लिया और 12 को दोहराकर मैं 2 बार लिख देता हूं 1212। क्लियर है। तो यहां से जैसे ही मैं 12 को बाहर निकालूंगा तो 12 कम 12, अब 1 में तो जाएगा नहीं तो 0। अब ये 2 अंक हो गए, 12 कम फिर 12, तो क्या वो 101 से नहीं कटेगा? कटेगा भाई। इसका मतलब यहाँ पर एम वाला कथन भी मेरा क्या होगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर एन वाला सवाल क्या बोलता है, ध्यान समझना, ये गजब का पॉइंट है। 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों के योग को, याद रखना मैं कोई भी रैंडमली ऐसा संख्या लेना चाहता हूं, लेकिन वो संख्या 100 और कहां के बीच होनी चाहिए? 1000 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। के अंकों के योग को संख्या में से घटाने पर वह हमेशा 12 से भाज्य होता है बोला गया है। हमेशा 12 से कटने वाला होना चाहिए बोला गया है। तो मुझे क्राइटेरिया दे दिया है भाई कि आप 100 से बड़े और 1000 से कम, भाई इन्हीं के बीच के कोई भी अंक उठाना है। तो मैं 101 उठा लेता हूं। 101 जो है ये तो है आपके पास, 101 जो है 100 से बड़ा है। अब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो एक चीज बताओ, 101 जोड़कर देखो तो भाई 101 के सभी अंकों को तो आप कहोगे 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो 101 को जोड़ने पर हो गया 2, और इस 2 को यदि मैं मान लो उस संख्या में से घटा दूं, मतलब 101 में से 2 से घटाऊंगा, 2 को घटाऊंगा तो बचेगा कितना? आप कहोगे भाई 99 बचेगा। अब 99 देखने पर लग रहा है कि ये 12 से तो नहीं कटेगा भाई। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 12 से नहीं कट सकता, तो ये वाला कथन गलत होगा। हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों याद रखने, इस चीज के ऊपर मैं बता रहा हूँ, चीज के ऊपर, एक कथन के ऊपर बता रहा हूँ, है ना। 1000, 100 और 1000 के बीच कोई भी संख्या ले लो, उस संख्या के अंकों को जोड़कर उसी संख्या में से जैसे घटाओगे तो जो भी डेटा आएगा वो हमेशा 9 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। 9 से कटने वाला होता है, 12 से नहीं कटता। यहाँ पर एक चीज को लिख लेना, 9 से नहीं भाई, बल्कि ये 12 से नहीं बल्कि 9 से कटता है। क्लियर। तो हमने देखी कि हमारा के, एल और एम सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनकर बताना था। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और चारों के चारों कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं इसके आपको पुष्टि करना है। ये मान लिए कि एग्जाम में छपेगा ही, आप मानो या ना मानो ये छपेगा यार, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। अब बोला गया एक त्रिभुज में अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है। अब आपको जनरली पता होगा, सिंपल से यदि मैं देखूं बात, तो भाई कोई भी जो त्रिभुज होता है, चाहे वो हो सकता है आपके पास न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो। इसके अतिरिक्त हम त्रिभुजों के और प्रकार जानते हैं, जैसे आपके पास विषम बाहु त्रिभुज हो गए, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, समबाहु त्रिभुज हो गए, समकोण त्रिभुज हो गए। इतने त्रिभुज ना होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि चाहे त्रिभुज कोई सा भी क्यों ना हो, यहां से मैं यदि मैं ये कहूं कि चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज क्यों ना हो, चाहे वो समबाहु क्यों ना हो, चाहे वो समद्विबाहु क्यों ना हो, है ना, चाहे वो समकोण ही क्यों ना हो, चाहे चारों में से चारों त्रिभुज ही है, तो चारों त्रिभुज में से प्रत्येक त्रिभुज के सभी कोणों का योग तो 180 डिग्री हो गए। क्लियर है। अब आपको बोला गया कि एक त्रिभुज में अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है। अब अधिक कोण की क्राइटेरिया क्या होता है भाई? तो हमको पता है ऐसा कोण थीटा का मान, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो ये क्या कहलाता है आपके लिए? न्यून कोण कहलाता है। क्या है भाई? न्यून कोण। यदि मान लो एक थीटा का मान यहाँ पर जो है थीटा बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ये समकोण कहलाता है, समकोण। और एक चीज हम जानते हैं, मान लो कोई कोण जो होगा ये 90 से अधिक हो जाए, 90 से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो ये अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक। मतलब 90 डिग्री से अधिक होने पर वो अधिक कोण कहलाता है। अब आपके कथन को ध्यान से देखते हैं, क्या बोला गया है? एक त्रिभुज में अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है। सिंपल सी बात है भाई, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि एक से ज्यादा होगा, यदि मैं 2 कोण कर दूं तो आप कहोगे 90 डिग्री से ज्यादा होने पर अधिक कोण कहलाता है। तो भाई 90 डिग्री से ज्यादा, यदि मैं 90-90 ही मान लूं,
तो ये डायरेक्ट दो कोण का योग ही 180 डिग्री होता है, और कोई कोण 0 डिग्री का तो हो नहीं सकता। इसलिए हम कहेंगे कि एक से अधिक पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉसिबल हो सकता है कुछ कुछ केस में। तो ये के कथन जो होगा एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाला भुजा हमेशा सबसे बड़ा होता है। सिंपल सी बात है भाई, बड़े कोण का फैलाव ज्यादा होता है, और फैलाव ज्यादा होने पर सामने वाले जो भुजा होगा, वर्टेक्स होगा, वो भी बड़ा होगा। सिंपल सी बात याद रखना। यदि मैं मान लो ये कर दूं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल बना दूं, तो आप ही खुद देख पाओगे कि इस कोण का फैलाव ज्यादा है। ध्यान समझना, ये वाले कोण का फैलाव क्या है? ज्यादा है। अब कोण का फैलाव ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फैलाव होगा उसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? यहाँ पर फैलाव कम है, तो इसलिए इसकी लंबाई भी सिंपल सी बात है कम है। तो फैलाव ज्यादा होने पर यदि मैं किसी चीज को इस प्रकार से फैलाऊं, तो सिंपल सी बात है उसकी जो सामने वाली भुजा होगी उसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो ये वाला कथन जो होगा दोस्तों, एल वाला एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई? ऐसे त्रिभुज, नाम से ही पता चलता है, इक्विलेटरल मतलब ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों भुजा समान हो। ये क्या कहलाता है? आपके पास समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ये वाली भुजा यदि ए माप की है तो ये इसकी भी माप ए होगी, इसके वाली भुजा की माप भी ए होगी। अब जब तीनों भुजा है तो इनके तीनों कोण का मान भी बराबर होता है, और प्रत्येक 60 डिग्री का भी होता है, ये भी हमको पता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का भी पॉसिबल होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जोड़कर देखोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 160 डिग्री का होता है। तो इसमें कोई दो मत वाली नहीं, एम वाला कथन भी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, बिल्कुल भाई पॉसिबल है। यदि मैं कहूं कि कोई भी समबाहु त्रिभुज उठा लेता हूं, समकोण त्रिभुज उठा लेता हूं, और मैं ये कहूं कि एक मेरे पास समकोण त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब बीच में बना हुआ कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्लियर है? यही समकोण है। अब मुझे ये बताना है कि समद्विबाहु होने का मतलब ये है कि इसके दोनों कोण आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, है ना भाई। और कोण बराबर होने के साथ साथ ये दोनों भुजा को भी आपस में क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ये 90 डिग्री, तो ये वाला कोण 45 डिग्री का, और शेष ये वाला कोण भी 45 डिग्री का। तो आप देख पाओगे कि इन दोनों कोणों का योग 90, और 90 90 कितना हो गया? 180। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है भाई, है ना। तो मैं कहूंगा कि एन वाला कथन भी मेरा क्या है? एकदम करेक्ट है। तो हमारे इस सवाल में हमने देखे कि हमारे चारों के चारों जो कथन है वो सब के सब सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा? यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना, यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है ना। आपको मिलान करके बताना था। ये साधारण ब्याज का सवाल था, है ना। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज में ब्याज हर साल एक जैसे लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज हर साल एक जैसे नहीं लगता। हाँ, पहले साल साधारण ब्याज और पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों से प्राप्त जो ब्याज की राशि वो बराबर हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में हम ये नहीं कह सकते कि साधारण ब्याज पर तो एक जैसे लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है। इस कारण से वो सेम नहीं रह पाता। क्लियर है? तो इस सिंपल से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला दिया गया है। तो हमको पता है कि साधारण ब्याज जैसे हम निकालते हैं आई का मान, तो P इंटू आर इंटू टी अपान क्या होता है? 100 होता है। यही होता है हमारे पास फार्मूला। मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 ही क्या होता है? ब्याज होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई फार्मूला दिख रहा होगा, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 जो होगा ये, तो पहला का के का जो होगा, दूसरा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। दूसरा का समय निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हमको टी ज्ञात करना है, तो टी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बाकी सबका पक्षांतर करेंगे, तो आई तो इधर ही रहने देंगे ब्याज को। अब ये भाग में है, पक्षांतर करने पर गुणा में, है ना। और पी आर जो है इधर गुणा में, तो पक्षांतर करने पर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास टी का फार्मूला। क्लियर है समझ में? तो समय बराबर क्या होगा? तो ये हम लिख सकते हैं ब्याज गुणित 100, और मूलधन गुणित दर होगा, मूलधन गुणित दर। तो हम कहेंगे एल का तो तीसरा होना चाहिए। क्लियर है? दर निकालना है, अब आर निकालना है, तो फिर हम आई इंटू 100 तो कर देंगे ही, है ना। और साथ में अब हम आई को यहाँ पर आर को रोक लेंगे और पी टी का पक्षांतर कर देंगे, तो पी इंटू टी हो जाएगा। मतलब मूलधन गुणा समय नीचे में, मूलधन गुणा समय जो है ऊपर में, तो ये हो जाएगा आपके पास पहला एम का, और इसका आपके पास एन का चौथा। तो कहां पर एन का चौथा है भाई? कहीं पर है?
कहीं ऑप्शन में n का चौथा, एक ही ऑप्शन हमारे पास n का चौथा जो दिखा रहा है आपके पास ये वाला, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल मिलेंगे और इनसे सवालों को इस प्रकार से बहुत आसानी से क्या करना है? बनाना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, मिलान करके बताना था। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दे रखा है और कुछ कुछ डेटा दिया गया है, तो इसके आधार पर आपको सही जो आपके पास कथन है, सही ऑप्शन है, उसको चुनना था। अब ध्यान से देखना, 600 का 20% कितना होगा? कितना सरल सवाल दे दिया हमारे पास है ना भाई। यदि मैं कहूँ 600 का 20% तो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, 600 और 20% के लिए हम 20% का क्या होता है? 100 भाई। ठीक है, आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 तो होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है के का पहला जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। आए भी समझ में। फिर बोला गया 20 और 30 किलोमीटर का औसत चाल ज्ञात करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। मान लो 20 की स्पीड से जा रहे हैं और 30 की स्पीड से, दो चाल दिया है और औसत चाल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर दूरी यदि समान होगा तब, यदि मैं 20 की स्पीड से जाऊं और 30 की स्पीड से आऊं, उस केस की बात चले तब की हम बात करेंगे। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहोगे औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान x प्लस क्या होता है? y होता है। तो मैंने कहा 2x का मान 20, y का मान 30 और x प्लस y जोड़ेंगे तो 20 प्लस कितना कर देंगे भाई? 30 कर देंगे। तो आप कहोगे हम ऊपर को गुणा नहीं करेंगे, जबरन का है ना, 2 गुणित 20 गुणित कितना कर देंगे? 30 और नीचे वाले को जोड़ देंगे, 20 और 30 हो जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 5 1 5 और 5 चौक 20, 2 चौके 8 और 4 तिया 8 चौके 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा एल का भी मेरे पास दूसरा हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? प्रथम लगातार 30 विषम संख्याओं का औसत। अब मेरे बात ध्यान समझना, यदि मैं लगातार प्रथम लगातार विषम संख्याओं की बात करूं है ना, तो यहाँ पर जितने भी अंक दिया रहता है वही उसका क्या होता है? औसत होता है। जैसे मैंने कहा लगातार कोई 3 विषम संख्या ले लेता हूं, ध्यान समझना। तो आप कहोगे एक एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या और एक मेरे पास क्या है? 5 विषम संख्या। अब औसत निकालेंगे कैसे भाई? सभी प्रेक्षण को जोड़ेंगे। तो आप कहोगे 1 + 3 + 5 बटे टोटल कितने आपके पास प्रेक्षण है? 1 2 और 3। तो 1 3 5 5 भागित देंगे 3, 5 3 8 और 1 9, 9 को 3 से भाग देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 3। ये 3 कहां से आए भाई? हमने लिखे क्या? नहीं। तो हमने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने प्रेक्षण है? 3 प्रेक्षण था। तो औसत भी कितना है हमारे पास? औसत भी हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ पर हमारे पास 30 प्रेक्षण है तो औसत भी क्या होगा? 30 ही हो जाएगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। प्रथम लगातार 39 सम संख्याओं का औसत। तो भाई यदि लगातार 39 वो भी सम संख्याओं की बात हो तो मैं बताया था n+1 होता है करके। यहाँ पर 39 है तो 39 में एक जोड़कर हम औसत बना देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर है भाई? आए समझ में। तो ये होता है आपके पास बनाने का तरीका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? तो डायरेक्ट 1 2 3 रहेगा, वही होगा के का पहला। कहीं पर है? नहीं लिखा है क्या इसमें? के का पहला यहाँ पर है, एल का दूसरा, एम का तीसरा और एन का चौथा। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट सवाल है और गजब का सवाल है, मान के चलिएगा। ठीक है, अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्पों को चुनकर आपको क्या करना था? बताना था। ठीक है, अब ध्यान समझना क्या बोलना चाह रहा है। 2 अंकों की संख्या तथा उनके अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 का गुणज होता है। अब क्या सही है भाई? ऐसा क्या सही में 9 से कटता है कि नहीं कटता, ये हम कैसे जानेंगे? तो कोई भी मैं 2 अंकों की संख्या ले लिया, मैंने कहा भाई मैंने अंक ले लिया भाई 12, ठीक है, और इसके अंक पलट दिया जाए तो ये अंक क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे भाई 21 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है ना। मूल संख्या मेरे पास 12 था, लेकिन अंक यदि मैं इसका पलट दिया तो यही अंक बन गया मेरे लिए 21। अब बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या और उनके अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर जो है वो 9 से कटना चाहिए, बोला गया है। तो 21 और 12 में अंतर करेंगे, घटाकर देखना 9 आएगा। और क्या 9 से 9 कटेगा? तो आप कहोगे भाई कटेगा, एक बार में हमेशा 9 से कटता है। चलो दूसरा अंक लेकर देखते हैं। चलो मैं 14 ले लिया और 14 को पलट कर लिख दूंगा तो बन जाएगा भाई 41, बनेगा।
अब इन दोनों में अंतर करके देखो तो मैंने कहा 41 में 14 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास 27। क्या 27 9 से कटता है? तो आप कहोगे 3 बार में तो कट ही जाएगा। इसका मतलब कि मेरा जो अभिकथन है एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर बोला गया है 2 अंकों की संख्या तथा उनके अंक पलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 का गुणज होता है। ये तो अंतर था। अब हमारे पास योग वाला कॉन्सेप्ट दे दिया है, वहीं पर यदि मैं 12 और 21 को जोड़ूं, अब जोड़ने की बात चले तो आप कहोगे 12 और 21 को जोड़ने पर 33 होता है और 41 में 14 जोड़ दिया जाए तो 55 होता है। तो आप देख पाओगे 33 और 55 ये 11 के मल्टीपल है, 3 गुणा 11 होता है ये, और ये होता है आपके पास 5 गुणा 11। मतलब इसका कथन और कारण दोनों के दोनों सही है भाई, है ना, दोनों के दोनों सही है। लेकिन एक चीज तो है कि इस कथन की सही तरीके से व्याख्या तो नहीं कर रहा है कारण हालांकि सही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि कारण गलत है, कारण एकदम परफेक्ट है ना, कारण भी एकदम सही है, लेकिन वो सही तरीके से उसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ए और एस दोनों सत्य है। वो कहां चले गए, इधर आ गया क्या, दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है एस की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल मिलेंगे, चाहे आप मानो या ना मानो, आपके मानने नहीं मानने से आप हम अपने, है ना, सोच थोड़ी बदलेगा भाई, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। अब ज्यादा समय बिल्कुल नहीं बचा, लगभग 15 दिन का समय बच गया है। 15 दिन में मैं आप लोगों के लिए यदि कंटिन्यू देखें तो 150 प्लस क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से, सभी के सभी क्वेश्चन डिलीवर करा दूंगा। क्लियर है? तो कंटिन्यू बने रहिए, देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करते रहिएगा। क्लियर है दोस्तों? धन्यवाद।